नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ बिज़नेस में। देख रहे हैं आईपीओ वॉच, आईपीओ का एक स्पेशल शो जहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले आईपीओ को किस तरीके से देख रहे हैं एक्सपर्ट्स, क्या है राय, क्या अप्लाई करना चाहिए या नहीं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, सब तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं आज के मेहमानों से। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं अंकुर सक्सेना जी। अंकुर सर, स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आलोक दहिया जी हमारे साथ में हैं। आलोक जी, स्वागत है शो पे एक बार फिर से। नमस्कार सर, थैंक यू। और संतोष सिंह जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संतोष सर, स्वागत है शो पे। Thank you, Alex ji, for having me on your privilege show. Thank you. जी, आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजीज का आईपीओ है। एक ऐसी कंपनी जो कि काम करती है अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी ड्रोन्स पे। और ये एक टेक्नोलॉजी जिस पर आजकल आपने खबरों में बहुत कुछ सुना होगा जिसके बारे में, और बहुत सारी चीज़ें, इस पर बहुत सारी डील्स इंडिया की यूएस से और बहुत सारी चीज़ों में। बहुत स्ट्रेटेजिक एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसी रेंज है जिसके अंदर में ये कंपनी काम करती है। लेकिन क्या इसके अंदर में निवेश करने से भी उतना ही फायदा होने वाला है या नहीं, जानने की कोशिश करेंगे एक्सपर्ट से। सबसे पहले संतोष सर से समझने की कोशिश कर रहे हैं। संतोष सर, कैसे देख रहे हैं आइडिया फोर्ज के आईपीओ को? अलेक्स जी, आपने जैसे बताया कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स काफ़ी इन दिनों जो है हैपनिंग में है, और जब से कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट इंडिजिनस होने की बात चली है, और हमारे यहाँ पर भी इसका काफ़ी ज़्यादा जो है बहुत सारी कंपनियां अब आ रही हैं जो इसको बना रही हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यूएवी। लेकिन बहुत कम कंपनियां होंगी जो कि पूरे सिस्टम को, जिसको कि यूएस सिस्टम कहते हैं, वो पूरे सिस्टम को इंटीग्रेट कर रही होंगी। वैसी कम कंपनियां हैं जिसमें कि अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स को बना रही होंगी, क्योंकि आप समझो कि इसमें न केवल व्हीकल को ऑपरेट करना, उनके बहुत सारे सिस्टम उसके बैक एंड पे है। तो फ्रंट एंड बैक एंड सारा काम करती है ये कंपनी। और इंडिया की, ऐसा कहते हैं कि इंडिया की जो है वो 50% जो है मार्केट शेयर इनके पास है। अगर पूरी दुनिया में देख लें तो 7 नंबर की कंपनी होगी जो कि ग्लोबली जो डुअल यूज कैटेगरी, जिसे सिविल एंड डिफेंस कहते हैं, उसके अंदर में है। तो एक अच्छी कंपनी और एक सनराइज सेक्टर जो कह सकते हैं हम कि अब जो है अनमैन्ड व्हीकल्स का प्रयोग जो है डिफेंस के द्वारा काफी ज्यादा होने लगा है, क्योंकि आपको जन हानि नहीं होती है इससे। और बहुत सारी चीजें आप इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं विदाउट एनी लॉस ऑफ पर्सन। तो ये आने वाले दिनों में काफी अच्छा हो सकता है। ये सेक्टर सनराइजिंग है, क्योंकि सेक्टर में जो अनुमान लगाए जा रहे हैं कि तकरीबन जो है 2022 से 2027 तक 80% कैगार पे ये सेक्टर एटलीस्ट इंडिया में ग्रोथ होने की बात की जा रही है। 800 मिलियन यूएस डॉलर का मार्केट हो जाएगा, जो कि अभी तकरीबन 45 मिलियन डॉलर का मार्केट है 2022 में। तो इतना बड़ा मार्केट और इतनी बड़ी ग्रोथ में के बीच में वो कंपनी जो कि 50% मार्केट शेयर इंडिया में है जिसका, तो डेफिनेटली जो अपॉर्चुनिटी साइज है उसमें ये कंपनी काफी बड़ी तरह से लाभान्वित हो सकती है। टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, तो इसलिए हमेशा आपको ये ध्यान रखना होगा कि टेक्नोलॉजी जो है वो काफी जल्दी शिफ्ट होती है, और उसमें किस तरह से यहाँ की प्रमोटर जो है या फिर मैनेजमेंट किस तरह से अपने आप को पोजीशन करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे ये आईपीओ काफी अच्छा होने वाला है, क्योंकि कुछ दिनों पहले अगर आपने देखा होगा, द्रोणाचार्य बोल के एक कंपनी आई थी जो कि एसएमई पे लिस्ट हुई थी। वो काफी गंगोता, लोगों ने हाथों हाथ लिया था उस आईपीओ को, और मुझे लग रहा है कि ये आईपीओ भी लोग इसे हाथों हाथ लेंगे। काफी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी और प्रोपोजिशंस दिख रही है इस कंपनी में। 240 करोड़ रुपए कंपनी जो है वो कह रहे हैं कि फ्रेश इशू के जरिए उठाएगी, जिसमें कि कुछ डेट जो है तकरीबन 85 करोड़ रुपए का डेट है इनकी बुक्स पे। 50 करोड़ रुपए करीब वहां पर वो खर्च करेंगे डेट को कम करने के लिए। और वर्किंग कैपिटल जो कि इनका थोड़ा वर्किंग कैपिटल साइकिल बढ़ रहा है, क्योंकि सरकार को देना होता है इनको ऑर्डर्स जो आते हैं इनके पास, और उसके बाद जो है थोड़े जो है कहना कि रिसीवेबल खड़े रहते हैं, उसके लिए इनको चाहिए होंगे पैसे। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके कारण कि मुझे लगता है कि एक तो आईपीओ अच्छा होने वाला है। कंपनी के कामकाज को भी अगर आप देख लेंगे एलेक्स जी, तो इसमें जो इनकी ग्रोथ हुई है, रेवेन्यू ग्रोथ लास्ट ईयर तो काफी अच्छी ग्रोथ रही है, 359% के करीब ग्रोथ है। और इस साल जो 2023 में जो इन्होंने रिपोर्ट किया है उसमें 17% का रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला है। एबिटा मार्जिन कह रहे हैं 30% के करीब इस साल की रही है।
लास्ट ईयर 47% के आसपास रही है। तो और रिटर्न ऑन नेटवर्थ तकरीबन जो है क्योंकि अभी थोड़ा सा इन्होंने कह लें कि कैपिटल स्ट्रक्चर थोड़ा सा लूजन हुआ है बिफोर आईपीओ, क्योंकि वहां पर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से वो कन्वर्ट हुए हैं, जिसके कारण कि इनका रिटर्न ऑन नेटवर्थ 10% के पास आया है। लास्ट ईयर अगर देखेंगे तो तकरीबन 27% के करीब था। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफी जो है अच्छा है, तकरीबन 27% के करीब है। लास्ट ईयर 77% था। तो गिवन द काइंड ऑफ फंडामेंटल और अपॉर्चुनिटी साइज को देखते हुए ऐसा लग रहा है जी कि ये आईपीओ काफी धमाल मचाने वाला है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी साइज जैसा मैंने बताया कि 80% CAGR से रेवेन्यू ग्रोथ होने की आशंका पूरे क्षेत्र में इंडिया में है। और अगर इनके आईपीओ को हम वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो तकरीबन 82 कह लें कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो के ऊपर लेके आ रहे हैं और 80% कैगार पे बढ़ने की बात है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे ये सस्ता हो जाएगा आईपीओ, और लोग शायद इसलिए आप देखेंगे तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी काफी अच्छा चल रहा है, 450-500 रुपए के आसपास है। यही कारण है कि मुझे लग रहा है कि ये आईपीओ एक अच्छा रिटर्न आपको शॉर्ट टू मीडियम टर्म भी दे सकता है। इवन लॉन्ग टर्म अगर आप रखेंगे तो भी वहां पर आपके रिटर्न अच्छे बनने वाले हैं। जी, तो पूरी तरीके से सभी तरीके से संतोष जी जो हैं वो बुलिश हैं इस आईपीओ को लेकर के। आलोक जी की क्या राय है, एक बार उनसे भी समझ लेते हैं। आलोक सर, आपको क्या लगता है, क्योंकि बहुत सारे डिटेल्स और बहुत सारे रीजंस बता दिए, फैक्टर्स बता दिए संतोष सर ने, लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी क्या बन रही है और आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं? जी, सबसे पहले धन्यवाद संतोष जी का, उन्होंने एक अच्छा खासा डिटेल एनालिसिस बताया इस आईपीओ के बारे में। बट मजेदार बात यह है कि एज एन इन्वेस्टर हमें इसके दूसरे साइड पे भी देखना चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो अपने आप में एक लंबा चौड़ा है, क्योंकि ये एक कोई एफएमसीजी प्रोडक्ट काइंड ऑफ थिंग नहीं है कि जो जल्दी से मैनेजमेंट को पैसे रिटर्न कर दे या कंपनी को पैसे कमा कर दे दे। तो वहाँ पे एक लंबा समय इनको कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल में देना पड़ता है, नंबर एक। नंबर दूसरी चीज जो सबसे बड़ी है वो है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस का, क्योंकि कंपनी के जो मैक्सिमम वेंडर्स जो है जिनसे ये माल खरीदती हैं वो बाहर की कंपनियां हैं, और ऐसे कंडीशंस में अगर फॉरेन रेट का फ्लक्चुएशंस होता है तो कंपनी के ईबिटा पैट ये सब पे अफेक्ट आ सकता है। तो ऐसे कंडीशन में जो भी निवेशक है उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ यही एक दो प्रॉब्लम नहीं है आगे, मतलब कंपनी को जहां जहां और ऐसी दिक्कतें झेलनी पड़ सकती है। वो जो टेक्नोलॉजी वाली बात बताई संतोष जी ने भी, मैं उस पर एग्री करूंगा कि टेक्नोलॉजी वाइप्ड आउट हो जाती है। आप जब किसी चीज में किसी सेक्टर में नंबर 1 बनते हैं तो वहाँ पे ये है कि आपको कितनी बार रिस्क लेना पड़ता है टेक्निकल नो हाउ के चक्कर में। तो वैसे कंडीशंस में बहुत सारे जो उनके मॉडल्स हैं, जो उन्होंने बढ़िया मॉडल्स रेडी भी किए हैं, वहां पर कंपनी को एक रिस्क फैक्टर फेस करना पड़ सकता है, और वो चीज कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के पॉकेट पे भारी पड़ सकती है। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स को भी जरूर कंसीडर करना चाहिए इस आईपीओ पे निवेश करने से पहले। अपने आप में सेक्टर नो डाउट ये बहुत ही इमर्जिंग सेक्टर है, जैसा संतोष जी ने भी कहा, बट दूसरी तरफ ये है कि इस इमर्जिंग सेक्टर के साथ कंपनी कहीं ना कहीं 50% मार्केट रूल करती है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आने वाले समय में और कॉम्पिटिटर्स आते हैं, स्पेशली जो गवर्नमेंट की तरफ से बार बार इंटरवेंशन हो रहा है रिगार्डिंग द ड्रोन, क्योंकि कंपनी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में है, तो ऐसे कंडीशन में गवर्नमेंट की तरफ से कोई रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होते हैं तो ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं निवेशकों के पॉकेट पे वो भारी पड़ सकता है। हाँ। ये बढ़िया स्ट्रेटेजी दोनों एक्सपर्ट्स ने बता दी है, उसके प्लस साइड भी बता दी है, माइनस साइड भी बता दी है। आपकी क्या स्ट्रेटेजी है और ग्रे मार्केट से जिस तरीके के संकेत आ रहे हैं उसको देखते हुए क्या बना रहे हैं स्ट्रेटेजी? देखिए, ग्रे मार्केट से जिस तरीके के संकेत आ रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि एक भारी भरकम मुनाफा लिस्टिंग गेन्स के तौर पे देखने को मिल सकता है इस आईपीओ में। और जैसे कि बाकी दोनों एनालिस्ट्स ने इसके फीचर्स या कंपनी के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो कवर कर दिए हैं, प्लस और माइनस दोनों की बात हो चुकी है। यहाँ पे बस एक एडिशन करना चाहूंगा कि कंपनी ना सिर्फ ड्रोन्स बनाती है, आई मीन जो इनका प्रोडक्शन है वो डुअल है, ठीक है, समझ में आता है, सिविल के लिए भी है, डिफेंस के लिए भी, बट साथ में ये सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे जो उनके दो प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर हैं, ब्लू फायर लाइव और ब्लू फायर टच, तो ये सिविल और डिफेंस दोनों ही में बहुत ज्यादा उपयोगी हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक
प्रोडक्ट बना के खत्म कर दिया इन्होंने। इसकी यूटिलिटी इंप्रूव करने के लिए सॉफ्टवेयर सर्विसेज एज सॉल्यूशंस ये प्रोवाइड कर रहे हैं। और जहां तक लिस्टिंग की बात है, लिस्टिंग में ऐसा लग रहा है जो प्रीमियम ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहे हैं 60-70% के प्रीमियम्स चलते नजर आ रहे हैं फिलहाल। तो ऐसा लग रहा है कि लिस्टिंग गेन्स काफी अच्छे मिल जाने चाहिए निवेशकों को। हम लोगों ने लास्ट आईपीओ में भी बात करी थी जहां पे हमने कवर किया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है फिलहाल, बट हाँ वहां पे भी हमें अच्छी गेन्स देखने को मिल गए थे। आईक्यू का आईपीओ था, यस आईक्यू का आईपीओ था, बहुत अच्छे लिस्टिंग गेन्स देखने को मिले और उसके बाद भी स्टॉक ने काफी तेज दौड़ लगाई है, करीब 50 से 60% रिटर्न्स वहां बनते हुए आए हैं और इतने रिटर्न्स यहाँ एज लिस्टिंग गेन्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते हुए। कंपनी क्योंकि प्राइम मूवर है, फर्स्ट मूवर है अपने सेगमेंट में, तो यहाँ पूरी संभावना है कि इसके साथ फर्दर कोई भी कंपटीटर आता है उसका एडवांटेज उसको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट हालांकि इसका पीयर कंपैरिजन जेन टेक्नोलॉजीज के साथ नहीं किया जा सकता बिकॉज वो ट्रेनिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, सिमुलेटर्स प्रोवाइड करते हैं, बट आप जेनटेक में देखेंगे तो पिछले 3 साल में स्टॉक 30-40 रुपए के भाव से आज 400 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो सिमिलर जो मौका है आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से और पोर्टफोलियो गेन्स के हिसाब से दोनों ही हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मौका है पैसा बनाने का, वो भी एक ऐसे मार्केट में जो फिलहाल दिशाहीन है। जी ठीक है, तो एक मौका है ऐसे मार्केट में जो थोड़ी दिशाहीन है, यानी कि कहीं साइडवेज है, तो जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज कम है वहाँ पे एक लिस्टिंग के माध्यम से, आईपीओ के माध्यम से एक पैसा बनाने का मौका है। आलोक जी, पीयर्स को कैसा देखते हैं? इसके कुछ और भी जो डायरेक्ट भले कॉम्पिटिटर्स नहीं हो लेकिन फिर भी इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स जो हैं आइडिया फोर्ज के? कॉम्पिटिटर्स जो है, अगर हम बात करें एचएएल है, बीएल है, एमटार टेक्नोलॉजीज है, तो ऐसे कंडीशन में कंपनी को कहीं ना कहीं देखिए कंपटीशन तो फेस करना पड़ेगा। एंड दूसरी साइड अगर मैं सिर्फ नंबर्स पे भी बात करूं तो लास्ट पिछले 3-4 साल में जिस तरीके से कंपनी ने नंबर, मतलब चाहे वो एसेट्स की अगर हम बात करें, चाहे हम पैट पे बात करें, एक मल्टीफोल्ड बाउंस बैक हमें देखने को मिला, एक मल्टीफोल्ड उछाल देखने को मिली इनके नंबर्स पे। तो वैसे कंडीशन में अब एक रिटेलर की तरफ से बात करें हम लोग तो एक प्रेशर झेलने को मिलेगा कि क्या कंपनी आने वाले दिनों में भी इन सारी चीजों को मैनेज कर पाती है कि नहीं। तो उस कारण से इसको कंपटीशन तो बड़ा टफ महसूस करने को मिलेगा कंपनी को एज वेल एज रिटेलर्स को भी यहाँ पे। जी संतोष सर, आपने पीयर्स को बिल्कुल भी नहीं टच किया? देखिए, पीयर्स अगर आप कहेंगे एलेक्सी तो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है अभी तक। हाँ, कुछ एक कंपनी जरूर है जहां मैं देखता हूं कि शायद अगर, लेकिन अभी भी उनको परमिशन नहीं मिली है। वो है डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज बोल के एक कंपनी है जो कि 60% रेवेन्यू उनका शुगर से आता है और उसके बाद फिर वो टेक्सटाइल में कुछ रेयन बनाते हैं और फिर वो कंटेनर बनाते हैं और कह लें कि जो बुलेट प्रूफ व्हीकल्स है उसकी परमिशन ऑलरेडी मिल चुकी है उनको डिफेंस से, और दूसरा ड्रोन बनाती है तो बना रही है और उसका इन लाइन है अभी प्रोसेस, जो भी मॉडल उन्होंने बनाए हैं उसको परमिशन मिलना बाकी है। तो लेकिन अभी तक चूंकि नंबर्स नहीं है वहाँ से तो कंपेरेबल नहीं है। हाँ, डिफेंस में जिस तरह से अगर एलेक्सी आप देख लें कि जितनी भी कंपनियां हैं डिफेंस प्रोक्योरमेंट, गवर्नमेंट जो कह रही है कि इतना बड़ा जो है एटलीस्ट 50% डिफेंस प्रोक्योरमेंट इंडिजिनियसली होने वाला आने वाले 5 सालों में, जो कि बहुत बड़ी चीज होगी और उसका एक रिफ्लेक्शन हम ऑलरेडी जो है मजगांव डॉक्स कह लें, जीआर शिपिंग कह लें, या फिर एचएएल जैसे स्टॉक, बीएल जैसे स्टॉक को मिला है। और रेलवे स्टॉक को आप देख लें, चूंकि इतने बड़े ऑर्डर मिले हैं रेलवे स्टॉक्स में, तो जहां पर ऑर्डर है मतलब अपॉर्चुनिटी साइज जहां पर ज्यादा है, जो है इमटेरियल है कि कौन सी कंपनियां, लेकिन सारी कंपनियां अक्रॉस भी जो है सेक्टर बढ़ चुके हैं। सिमिलरली ये जो सेक्टर है जिस तरह से सारी चीजें ओपन अप हो रही हैं और जो भी आने वाले दिनों में अपॉर्चुनिटी साइज होगी, तो मुझे लगता है कि आपको कंपेयर तो डायरेक्ट एप्पल टू एप्पल नहीं होगा, लेकिन जरूर थोड़ा बहुत कंपेयर आप डिफेंस स्टॉक से कर सकते हैं कि वो स्टॉक जिसमें इतनी अपॉर्चुनिटी, कितने ऑर्डर बुक लाइंड अप थे, या रेलवे के स्टॉक जिसमें इतने बड़े ऑर्डर थे वो कितना ज्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि ऑर्डर स्वेल कर रहे हैं। जहां पर ऑर्डर स्वेल करेंगे मुझे लगता है कि, और या फिर गवर्नमेंट कह रही है कि हम जो है आने वाले दिनों में इसी सेक्टर से या इंडिजिनियसली प्रोक्योरमेंट करेंगे, तो अपॉर्चुनिटी साइज इसीलिए कह रहा हूँ कि काफी ज्यादा होगी। इवन सिविल में आजकल अब देखें कि एग्रीकल्चर कह लें, मैप वाली जो इंडस्ट्री है
या फिर आने वाले दिनों में डिलीवरी की जो बातें की जा रही हैं वो सारी चीज़ें जो है ड्रोन के द्वारा संभव हो सकेंगी। हाँ, लेकिन ये अभी भी एक फ्यूचर आउटकम है, इसलिए मुझे लग रहा है कि ज़्यादा कंपेरेबल नहीं है, लेकिन आपके सामने कुछ केसेस हैं, केस स्टडीज हैं जिसको देख के ऐसा लगता है कि ये स्टॉक में काफ़ी अपॉर्चुनिटी है और ये स्टॉक ये कंपनी अगर इन पर्टिकुलर कह लें एलएक्सजी तो काफ़ी पायनियर रही है जिस तरह के जो है इसमें VTOL बोलते हैं कि वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग जो टेक्नोलॉजी इन्होंने सबसे पहले इंडिया में लेके आए थे उसके कारण जो है भी जानी जाती है कंपनी स्विच UAV जो है ये इनका एक जो है एक लार्जेस्ट VTOL UAV जिसको कॉन्ट्रैक्ट 2022 में अगेंस्ट ग्लोबल कॉम्पिटिटर मिले हैं। ये सारी चीजें हैं जहाँ पर के लगता है कि कंपनी ने डेफिनेटली एक एज है। ये बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं जिसमें कि कंपनी ने बहुत बढ़िया काम किया है और जहाँ हाल ही में अगर हम उसको कंपेयर करें तो एक जो हाल ही में इंडिया की US से जिस तरीके की डील्स हुई हैं और जहाँ पे हम वहाँ डिपेंडेंस आ रही है और जबकि साथ ही साथ उससे पहले इंडिया ने बहुत बड़ा फोकस डिफेंस की बाइंग के लिए इंडियन कंपनीज पे भारत सरकार ने कहा है कि बहुत तरीके से और बहुत बड़े बजट डिक्लेयर भी किए हैं, बहुत सारी खरीदारी हो रही है। तो कहीं वो वाला डाइवर्जन वो वाला कन्वर्जन कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद एक्सपर्ट कि जब हम बाहर से US से जब हम इतना सारे UAVs और इस तरीके की चीज़ों को खरीदारी कर रहे हैं तो उसकी जगह हम कहीं ना कहीं इंडियन कंपनीज की तरफ डोमेस्टिक बाइंग की तरफ फोकस करेंगे और शायद उसका फायदा आइडिया फोर्स को आता हुआ दिख जाएगा। तो ये थी 3 एक्सपर्ट्स की राय, दोनों तरीके से क्या प्लस साइड्स हैं क्या माइनस साइड्स हैं, प्रोज एंड कॉन सब कुछ बताते हुए तीनों एक्सपर्ट। बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए सभी मेहमानों का और ये सारी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।